अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने सामने आ गए। एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है इंपॉर्टेंट सवालात की चैप्टर वाइज, जिसमें हमने फ़िज़िक्स, ये फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स है भाई, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हम डिस्कस कर चुके और उसे अपलोड कर दिया गया है। प्लीज़ गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस MCQs के हवाले से, क्योंकि आपने MCQs को ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो आखिर में डिस्कस करेंगे आपसे, मुझे अगर याद रह गया। सबसे पहले हम यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 3 है मोशन फिज़िक्स का, है ना। इस हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवालात पहले हम डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में क्या है, व्हाट इज़ इंक्लाइन प्लेन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लाइन प्लेन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन देनी है आपने। और आप जानते हैं कि इंक्लाइन प्लेन से पर जब कोई ब्लॉक रखते हैं तो स्लिप होकर स्लाइड होकर नीचे आता है। तो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस लेंगे या फ्रिक्शन वाली सरफेस लेंगे, तो जब कोई ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो उस एक्सेलरेशन के लिए आपने फार्मूला ड्राइव करना है। एज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम आता है। अगर फ्रिक्शन को रिलेट करते तो एज इक्वल टू जी साइन थीटा, वो डेरिवेशन आपके पास मौजूद होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन आंसर में, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको मॉसली या सतदा कराम ने इन दो क्वेश्चंस को टारगेट किया है। स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रहे कि मोमेंटम के दो टॉपिक हैं, एक लीनियर और एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम चैप्टर 5 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जिसका ताल्लुक स्ट्रेट मोशन के साथ है, तो वो चैप्टर 3 का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड निज़ाम क्या होता है और फिर प्रूव करें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू बॉडीज़ हैंग वर्टिकली। आप जानते हैं इसके दो केसेस थे कि एक स्ट्रिंग के साथ दो बॉडीज़ कनेक्ट की गई हैं, वो स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है। जब बॉडी ये मूव करती है नीचे की तरफ तो बॉडी भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ उठती है। तो हमें उस सिस्टम का एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करना है, और रस्सी में जो खिंचाव या टेंशन पैदा हो गया है उसके लिए भी एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो ये एक्सप्रेशन है। अब ये टॉपिक तो मैट्रिक क्लास में चला गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये फर्स्ट ईयर में इसको जगह दी जाएगी पेपर में, आई थिंक, मेरा अपना ख्याल है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नंबर वाइज दें तो नंबर 1 पे ये है इंक्लाइन प्लेन, और नंबर 2 पे कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, और नंबर 3 पे अगर आप देखें तो इसका फिर चांस बन सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद, मेरा नहीं ख्याल कि ये पूछेंगे, क्योंकि इसको मैट्रिक में ट्रांसफ़र कर दिया इस वाले टॉपिक को उन्होंने, मैट्रिक की फ़िज़िक्स में। बहरहाल ये तो हो गया डिटेल। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल में ये 100 ग्राम बुलेट वाला है जिसको फायर किया गया गन के साथ। अभी हम इसका सोल्यूशन देखेंगे इन शॉर्ट क्वेश्चंस का इसी वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हवाले से न्यूमेरिकल है। दूसरा साइक्लिस्ट इज़ गोइंग अप ऑन स्लोप, ये इंक्लाइन प्लेन के हवाले से न्यूमेरिकल है। और तीसरा हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स के हवाले से है, उस पर फोर्स कितनी अमल करेगी अगर वो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर उठे या कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। आप इन इंपॉर्टेंट सवालात को नोट कर लें अच्छी तरीके से, और जब आप तैयारी करें तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं, क्योंकि आप डिटेल में बड़े क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन को हमेशा प्रीफ्रेंस दें कि इनकी प्रैक्टिस सबसे पहले होनी चाहिए। इसके बाद फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर है क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करें टाइम को देखते हुए। अक्लमंद स्टूडेंट वही हैं जिनकी टाइम की जो एक नब्ज़ होती है, जिनकी नज़र उसके ऊपर हो, यानी वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस वक्त आपका एक मिनट 1 आवर बहुत कीमती है, उसको किस तरह यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, ये अब आप बेहतर जानते हैं। लिहाजा सही और अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इस कम टाइम इंटरवल में जबकि एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप सही तरह फोकस होकर काम करें और इधर उधर बिल्कुल मत भागें और बिल्कुल परेशान नहीं हो और किसी किस्म का टेंशन दिमाग पर ना लें। जो रास्ता आपके टीचर आपको बता रहे हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि वो तजर्बा रखते हैं और वो इन रास्तों से गुजरे हुए हैं और कई तलबा को उन्होंने इन रास्तों से गुजारा होगा यकीनन। इस डेट क्लियर। ये तो खैर हमारी भी एक टूटी फूटी सी काविश है, हम भी उनके पीछे किसी लाइन में अगर आप जगह देना चाहें तो दे दीजिएगा आखिर में, बिल्कुल। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये कोशिश हमारी रंग लाए और आप कामयाब हों और अच्छे नंबरों से पास हों। बहरहाल अब हम बात मुख्तसर करके न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। इस डेट क्लियर। सबसे पहला न्यूमेरिकल है ये 100 ग्राम बुलेट वाला, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
ये भी मैट्रिक लेवल का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बस मुझे लग रहा है कि शायद ये आ सकता है। इसको बता देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेटा बना लें। इसका मेरा ख्याल है वीडियो पहले भी अपलोड किया था इस न्यूमेरिकल का, आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तेज़ी से काम होगा। 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन। यहाँ पर एक कॉलिजन है दो बॉडीज़ के दरमियान। जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो गन फोर्स लगाती है बुलेट पर, और बुलेट फायर होने के बाद निकलती है तेज़ी के साथ, और बुलेट आगे, गन पीछे की तरफ। जब गन पीछे की तरफ झटका लेती है तो उसको रिकॉइल ऑफ द गन कहते हैं, यानी पीछे की तरफ किस वेलोसिटी से गन जाएगी ये आपको मालूम करना है सवाल में। यहाँ पे अगर आप चाहें डेटा में तो एक तरफ आसानी के लिए एक तरफ बुलेट लिख लें और एक तरफ गन लिख लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि समझने में इजी हो जाएगा। जो आपके पास बुलेट है उसका मास लिखेंगे आप यहाँ पे m1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे u1, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी तसादुम के बाद लिखेंगे v1। इसी तरह गन का मास लिखेंगे यहाँ पे m2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2 वो, और फाइनल वेलोसिटी तसादुम के बाद, गोली फायर होने के बाद, जिसको रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं, ये आपको कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। अच्छा, बुलेट का जो मास है वो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1 kg। कैलकुलेटर साथ में रखिए, पता है ना ग्राम को किलोग्राम में चेंज, तो सभी जानते हैं। 1000 से डिवाइड करने पर 0.1 kg। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या होगी? जबकि गन ने फायर नहीं किया बुलेट को, तो बुलेट बैठी हुई है गन के अंदर जस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तसादुम से पहले 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और जब वो गन फायर होती है, गन फायर करती है बुलेट को, तो फिर बुलेट निकलती है फायर फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से बुलेट निकलती है 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब बुलेट जैसे ही गन से निकलेगी तो क्या होगा? गन पीछे की तरफ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको याद होगा। गन का मास m2 10 kg, ये तो किलोग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी गन की भी 0 होगी, जाहिर सी बात है कि फायर होने से पहले गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी। जो v2 है फाइनल वेलोसिटी है तसादुम के बाद, कोलिजन के बाद, फायर के बाद, तो बुलेट जब फायर होगी तो गन पीछे की तरफ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बारह हमें वेलोसिटी मालूम करनी है v2 क्या होगी। अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो इम्पॉर्टेंट भी है इस दफ़ा। तो यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू, मेरे साथ साथ अगर आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अगर आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कानून आप सब जानते हैं, मेरा ख्याल है बटन मैंने दबाया नहीं या दबा दिया। थैंक्स गॉड कि मैंने वीडियो का बटन ऑन कर दिया था रिकॉर्डिंग का, वरना पता चलता है कि हमने हमारी मेहनत जो है वो रायगा चली जाती। फिर बना लेते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या था? लो याद होगा आपको, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मेरा ख्याल है आपको याद आ गया होगा। मैं इसलिए पीछे हटता हूँ ताकि अगर आपको स्टिल करके रीड कैलकुलेशन करनी हो तो कर लें। आप कीमतें पुट करें भाई यहाँ पे, तो देखिए इम्प्लाइज डेट का साइन डालें। m1 मास ऑफ बुलेट का मास है, बुलेट का मास है 0.1, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 0। m2 गन का मास 10, इनिशियल वेलोसिटी 0। m1 फिर बुलेट का मास आएगा दोबारा यहाँ पे 0.1, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बुलेट की है 1000 मीटर पर सेकेंड। फिर मास ऑफ गन 10, और उसके बाद गन की वेलोसिटी, रिकॉइल ऑफ गन जिसे कह रहे हैं वो मालूम करनी है। 0.10 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, फिर 10 और साथ में मल्टीप्लाई बाय v2। 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही होगा। फिर ये 100 को यहाँ भेजते हैं तो यहाँ आगे किस में हो जाएगा? माइनस में। फिर 10 मल्टीप्लाई v2, उसके बाद 10 को यहाँ भेजें डिवाइड में आ जाएगा तो -100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू v2। 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो सब जानते हैं कि 10 ही आता है। साइड चेंज कर दें तो v2 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड
recoil speed of gun required recoil speed of गन। माइनस में क्यों आई मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फायर जब बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे की तरफ आएगी, इसलिए माइनस साइन लगाइए कि अपोजिट डायरेक्शन में गन आती है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था वो कौन सा था, वो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वहाँ से तो बोर्ड पे से तो मिट गया, लेकिन यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, हम यहाँ से देख लेंगे। साइकिलिस्ट, ठीक है भाई, साइकिलिस्ट वाला है। मैं क्वेश्चन तो दोबारा नहीं लिख रहा यहाँ पे, अब वो लिख दिया था बोर्ड पे, बार बार नहीं लिखेंगे, आप बोर ना हो और वीडियो भी लंबी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकिलिस्ट वाला, उसका डेटा बना लें इंक्लाइंड प्लेन के हवाले से। अ साइकिलिस्ट इज़ गोइंग अप अ स्लोप, एक साइकिलिस्ट जो है वो एक स्लोप पर ढलान सतह पर इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, यानी क्या सूरत हाल है, डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, और एंगल थीटा यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री। ये साइकिलिस्ट मान लो भाई से, डायग्राम नहीं बनानी है तो समझाने के लिए। अच्छा, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी दी हुई है, पैडल मारना ये बंद कर देता है। पैडल जैसे ही पैडल मारना बंद करेगा तो फ़ौरन तो नहीं रुकेगा, बल्कि कुछ फासला तय करके रुक जाएगा। ढलान सतह पे ऊपर जा रहा है तो कुछ डिस्टेंस मज़ीद तय करके क्या होता है, ये रुक जाता है। तो आपने ये बताना है कि रुकने से पहले जब ये रुकेगा तो कितना डिस्टेंस ये तय करेगा, ये बताना है। क्योंकि पैडल मारना बंद कर देगा तो थोड़ी दूर फासला मज़ीद तय करके रुक जाएगा, वो डिस्टेंस चाहिए आपको। या साइकिलिस्ट इज़ गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री, ये थीटा दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, विद आ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी दे दी साइकिलिस्ट की 3.5 मीटर पर सेकेंड, VI से शो किया हमने से। इफ़ ही स्टॉप्स पैडलिंग, अगर वो पैडल मारना बंद कर दे, हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। यानी डिस्टेंस आपको मालूम करना है रुकने से पहले, इसका मतलब है रुक जाएगा एक पॉइंट पर आकर, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और कही, एज्यूम द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, फ़र्ज़ करें कि फ्रिक्शन प्लेन पर नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स इज़ 0, ये दिया हुआ है। फार्मूला याद करें, जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर चल रही होती है तो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये नीचे नहीं आ रही साइकिल, किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होगा माइनस जी साइन थीटा प्लस, ये डेरिवेशन में आपको असतज़ा ने यकीनन पढ़ाया होगा, जहाँ भी आपने ट्यूशन या कोचिंग लिया है या कॉलेज में पढ़ा होगा, F/m। जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है, और जब नीचे आ रही होती है तो फिर जी साइन थीटा माइनस F/m। बारह में तफसील में नहीं जा रहे, वीडियो फिर इधर उधर भेज जाएंगे। ये आपके सामने रिजल्ट आ गया, जी साइन थीटा प्लस F/m, लेकिन फ्रिक्शन तो 0 है, तो F की जगह 0 पुट करेंगे तो 0m से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो मास की भी ज़रूरत नहीं रही फिर हमें। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा बोलिए, माइनस, और सिर्फ जी साइन थीटा इस ब्रैकेट में बचेगा। ओके, अब देखें यहाँ पर जी की वैल्यू सब जानते हैं कि क्या होती है, बोलिए 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखें क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का 9.8 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर हाथ में रखें 0.5 होगी। 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपने निकाला है, क्यों निकाला, एक्सेलरेशन तो पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिखना चाहिए था, जो चीज़ पूछी थी, फिर रुक जाते, फिर जो उसमें रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करते। तो बाद हमने पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्योंकि लगा बंदा सवाल एक ही तरीके से हल होता है। तो उसके बाद अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो हेडिंग क्या होगी हमारी, बोले फॉर डिस्टेंस। और इसके लिए क्या सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे या थर्ड इक्वेशन, सेकेंड लगवाएंगे तो S इज इक्वल टू VIT में टाइम चाहिए, टाइम हमें मालूम नहीं है, तो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, हमें S चाहिए, A पता है हमें, बोलिए, हाँ पता है, माइनस 4.9, और S आपको मालूम करना है, VF कितना है, बोलिए 0, फिर माइनस VI, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, देखो ना यहाँ पर 3.5। अब मेरे पास जगह तंग हो रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.5 का स्क्वायर। अगला स्टेप यहाँ से लिख देते हैं, प्लस माइनस, माइनस 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 9.8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय S साथ में मौजूद है,
0 का स्क्वायर 0 है, फिर -3.5 का स्क्वायर कर लीजिए। अगर हमारे पास कैलकुलेटर है, पता नहीं है या नहीं, लाया तो था मैं, हाँ कैलकुलेटर में लाया था। ठीक है भाई, ये हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। 3.5 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर, ये है स्क्वायर का बटन, ठीक है, इज इक्वल टू 12.25। क्या आया, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, आप जानते हैं, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय एस, माइनस माइनस से कट गया 12.25, 9.8 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो एस इज इक्वल टू 12.25 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, तो 12.25 को डिवाइड कर लें 9.8 से, तो 1.25 आ गया। कितना है, 1.25 मीटर्स। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। आप चाहें तो आखिर में इस तरह का एक आध जुमला लिख देंगे तो और अच्छा लगता है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। आंसर दूसरा भी हो गया। उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, कौन सा था, हेलीकॉप्टर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुझे लगता है होता है ना कि शायद ये आ जाएगा, तो अब जो कर रहे हैं हेलीकॉप्टर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी तरतीब में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है भाई, इसको मिटा देते हैं, इसका खेल ख़त्म, नया गेम शुरू। हेलीकॉप्टर पे आप, मैंने तो कभी सफ़र नहीं किया, ठीक है, हो सकता है आप में से किसी ने किया हो, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उसमें थीम ये है कि हेलीकॉप्टर, इसका एक वेट दिया हुआ है और वो ऊपर की तरफ असेंड हो रहा है। असेंडिंग अप का मतलब ऊपर की तरफ उठना, और ऊपर की तरफ वो दो सूरतों में उठ रहा है, एक एक्सेलरेशन के साथ और एक विदाउट एक्सेलरेशन। दोनों सूरतों में हेलीकॉप्टर पर कितनी फोर्स लगेगी वो बतानी है। देखिए क्या होगा। क्वेश्चन 3 हमारे पास तरतीब में, आ हेलीकॉप्टर वेट्स, डेटा बना लें मेरे साथ साथ। वेट ऑफ हेलीकॉप्टर है 3920 न्यूटन। कैलकुलेट द, अच्छा इसमें हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो मास का फार्मूला पता है ना सबको, W/G होता है। नहीं निकाल लेंगे यहीं पर डेटा में, लेकिन गैर कानूनी बात हो जाएगी। डेटा में तो सिर्फ वो लिखते हैं जो गिवन होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो क्या हेलीकॉप्टर का वेट ये, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, क्या मालूम करें। ये पहला केस है जिसमें कह रहे हैं फोर्स बताइए क्या होगी ऑन इट। इफ़ इट इज़ असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ये ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से असेंड हो रहा हो, फ़ौरन बताइए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, वेलोसिटी का, नहीं एक्सेलरेशन का। इसका मतलब है कि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं लिखा, लेकिन यूनिट से आप पिक करोगे कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर शोज एक्सेलरेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो दिस इज़ एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो यहाँ एरो बना दे इस एक्सेलरेशन के साथ। तो बताएं इस पर कितनी फोर्स अमल करेगी। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं दोबारा फोर्स मालूम करें, अगेन क्या कह रहे हैं, वॉट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ़ इट इज़ मूविंग अप। एक ही बात है, अगर ये ऊपर जा रहा हो विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जाए, तो यहाँ पे दे दी है कांस्टेंट स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाए। तो अब बताइए फिर इस पर कितनी फोर्स अमल करेगी। तो एक सूरत में एक्सेलरेशन, एक सूरत में एक्सेलरेशन नहीं होगा, ज़ाहिर है स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, सब जानते हैं। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना होगा, हम जानते हैं जब कोई फ्रेम ऊपर की तरफ उठ रहा होता है तो उस पर अमल करने वाली जो फोर्स है उसका फार्मूला होता है W+MA, क्योंकि उस पर अमल करने वाली फोर्स उसके वेट से MA ज़्यादा हो जाती है। बात हमें थ्योरी ने बताई है, फ्रॉम थ्योरी ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर से पता चला हमें फोर्स ऑन अ फ्रेम व्हेन इट इज़ असेंडिंग अप। तो उसका क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, F इज़ इक्वल टू W+MA। ये है फार्मूला किसी फ्रेम पर अमल करने वाली फोर्स का जब वो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा हो, W+MA। तो हम तो मास है, क्या हमें मास हेलीकॉप्टर का पता है, नहीं, तो फिर रुकना पड़ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम देके रुक लें। मास निकालने पहले, मास कैसे निकलेगा, वो W के फार्मूले से निकलेगा, W इज़ इक्वल टू mg। यहाँ से मास को अलग करें तो W/g
ये जी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे m रह गया, फिर w की जगह क्या आएगा 3920 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8। अब यहीं कर लेते हैं इसको, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी 3920, फिर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जी। 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, 3920 डिवाइडेड बाय 9.8 गिव यू 400। बहुत कम मास है हेलीकॉप्टर का। 3920 को डिवाइड किया है 9.8 से, तो ये 12 मास आ गया। जो भी आया बच्चों वाला होगा। तो इक्वेशन 1 दोबारा लिख रहे हैं। फोर्स बतानी थी W प्लस MA। पहले केस में ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम लोग, पार्ट A कर रहे हैं, फोर्स मालूम कर रहे हैं। हेडिंग नहीं डाली, कोई बात नहीं। वेट की जगह 3920 न्यूटन आएगा। मास आपने निकाल लिया है 400 और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2। तो अब देखें क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 3920 न्यूटन प्लस 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 800। अब 3920 में प्लस कर लें 800 को, 3920 प्लस 800 तो ये आ गया 4720 रिक्वायर्ड फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। अगर ये लिख देंगे तो ज़रा इससे अच्छा लगता है आंसर। अब फिर बी दोबारा 4, अब दोबारा आपने फोर्स निकालनी है। ये हेडिंग हमें वहाँ पे भी डालनी चाहिए थी, जबकि कांस्टेंट स्पीड के साथ उठ रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड कांस्टेंट है। टाइम देखो में कितना रह गया, टाइम कम है। यस यहाँ पे भी आप हेडिंग डाल सकते थे इस तरह, फोर फोर्स ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डाली नहीं हमने हेडिंग, कोई बात नहीं, आप डाल लीजिएगा। फॉर फोर्स, दोबारा फोर्स हेलीकॉप्टर के फ्रेम पे बताएं कितनी लगेगी अगर वो इस कांस्टेंट स्पीड से ऊपर उठे। फार्मूला वही ऊपर की तरफ जा रहा है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। क्वेश्चन थ्योरी से पता चलेगी बात। जब किसी बॉडी की स्पीड, फ्रेम की स्पीड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड को कहते हैं। जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है, तो कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा बोले 0। वेट की जगह 3920, मास 400। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, लेकिन हमने रीज़न तो लिखा ही नहीं क्यों 0 होगा। दोबारा हेयर एक्सेलरेशन 0 क्यों, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या है भाई, कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, इसलिए तो 0 है। वजह तो बतानी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं कि आप लिख देंगे बस। सही है, आपके जहन में क्या है एग्जामिनर को नहीं पता, लेकिन आपने जो लिखा है वो एग्जामिनर को नज़र आ रहा है, कॉपी चेकर को, कि आपने लिखा है क्या है, उस पर वो फिर आपके नंबर डिसाइड करेंगे। हो सकता है आपका जहन बहुत ही अच्छा हो, लेकिन आपने उसको शो ही नहीं किया पेज पर, कॉपी के पेज पर, तो फिर कैसे पता चलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो वेट 3920, मास 400, एक्सेलरेशन है 0। 400 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फोर्स कितनी बचेगी 3920 बचेगी, जो हेलीकॉप्टर के वेट के ही बराबर है। नहीं समझे बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई फ्रेम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ उठता है, तो उस पर अमल करने वाली फोर्स वही होती है जो उसका जेन्युइन वेट होता है, ओरिजिनल वेट होता है। इज रेट के लिए चेंजेस कब आते हैं, जब वो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ उठता है तो वेट बढ़ जाता है। अगर आपने एलिवेटर में या लिफ्ट मशीन में सफ़र किया है किसी बिल्डिंग की, तो जैसे एलिवेटर ऊपर की तरफ उठती है तो आपको एक लम्हे के लिए लगता है कि आप थोड़े से हैवी हो गए, एक लम्हे के लिए। उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, तो फिर आपको कोई चेंज महसूस नहीं होता, क्योंकि फ्रेम से बाहर तो नज़र ही नहीं आ रहा होता। इसी तरीके से अगर कोई फ्रेम नीचे आ रहा हो एक्सेलरेशन के साथ, तो ऐसा फील होता है कि आपका वेट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि जब आप एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहे होते हैं तो उस फ्रेम के अंदर आपको बाहर तो नज़र ही नहीं आ रहा होता। यही वजह है कि आपका जो एपरेंट वेट होता है असली वेट से MA कम हो जाता है। MA कौन है, फोर्स है जो फ्रेम में एक्सेलरेशन की वजह से डेवलप हो जाती है। इसको फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, पुरअसरार कुव्वत, जो ऊपर एक्सेलरेशन की वजह से पैदा होती है और नीचे भी एक्सेलरेशन की वजह से पैदा होती है। अब देखें हम फिर उधर निकलना शुरू कर गए, तो ये होता है जब गुफ्तगू शुरू होती है तो फिर होती ही रहती है। तो बहरहाल बस बात मुख्तसर करते हैं, आपके सामने सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का भी। एक क्वेश्चन जो था
वो और है, लिखा नहीं है लिस्ट में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने देखा होगा 2019 में आया पहला जो न्यूमेरिकल है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि एक बॉडी मूव, कार मूव कर रही है या बस मूव कर रही है, तो 4th सेकंड में बताएं वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। मेरा ख्याल है आप देखेंगे 10 ईयर में या पास पेपर में तो आपको नज़र आ जाएगा 4थे सेकंड में कितना फासला, कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल जो कि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टेक्निकल है बहुत ज़्यादा, तो 2 आवर्स के पेपर में मुझे नहीं लगता कि ये देंगे। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो बेहतर है, कि अच्छा रहेगा इस डेट के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस 2 आवर्स की प्रैक्टिस में काम होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप डिटेल से ज़्यादा फोकस करें MCQs को। अगर आप अपनी मार्कशीट पे अच्छी परसेंटेज जो मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो MCQs को कभी भी नज़रअंदाज मत करें। चैप्टर वाइज एक एक MCQ को पिक करें, उसको पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए आपसे, डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो MCQs की सूरत में लाजमी पूछे जाएंगे। इस डेट क्लियर? तो लिहाजा चैप्टर को स्टडी ज़रूर करें। उस हवाले से MCQs की वीडियोस भी हमने डाल दी, चैप्टर 3 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहाँ पे जाके देखें, तकरीबन 10, 12, 15 MCQs मिल जाएंगी, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आ सकती हैं एग्ज़ाम में, या उससे रिलेटेड कोई MCQ आ सकती है। डोंट मिस। चैप्टर 1 की भी अपलोड कर दी है, 2 की, 3 की और 4 की भी कर दी हैं। तो इंशाल्लाह अगर आज टाइम मिलेगा तो आज भी फिर कुछ चैप्टर्स की कर देंगे कि इम्तिहान से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठा लें। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।